गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब जो है फोटोसिंथेटिक पार्ट 3 देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है किसके बारे में देखेंगे, C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल को हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहेंगे इसको, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहा जाता है, जो कि किसने दिया था, केल्विन जो साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो है केल्विन साइकिल को किस में ढूंढा था, किस में काम किया था, सिनिडेस्मस और क्लोरेला पे, ठीक है, ये याद रखना। इनका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है C3 साइकिल का, ठीक है, C3 साइकिल का जो पहला प्रोसेस होता है वो कार्बोक्सिलेशन होगा, याद रखना। क्या होता है ये, कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप को क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, ओके। अभी देखो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि CO2 के साथ रिएक्ट करना, ठीक है। इतना पहला ये जान लीजिए कि कार्बोक्सिलेशन होता क्या है। अब देखो एक CO2 के लिए, ठीक है, देखो C3 साइकिल में पहली बात आप लोग को पता ही होगा कि C3 साइकिल में क्या होता है, फूड का मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ओके। कब, जब जो है RUBP क्या होता है, राइबोलेस बाइसफॉस्फेट जो है वो CO2 के साथ कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बोक्सिलेशन में जाता है, तो क्या बनाता है, तो बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या होता है, PGA का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बनाएगा जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, और इसी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA के बाद जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है, किसमें, C3 साइकिल में, किसमें, C3 साइकिल में। तो ये होता है किसमें, C3 साइकिल में, ठीक है। अब देखो, अब एक CO2 का कार्बोक्सिलेशन मतलब एक CO2 जब फिक्सेशन होता है, एक CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो कितने ATP का यूज होता है, मैंने बताया था ATP और NADPH2 किसमें यूज होते हैं, C3 साइकिल में, ठीक है। लेकिन बनते कहाँ पर है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, ठीक है, ये याद रखना। अब एक CO2 के लिए कितने ATP चाहिए, 3 ATP चाहिए, ठीक है, और कितने चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए। 3 ATP की ज़रूरत पड़ती है और 2 NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, किसके लिए, एक CO2 के लिए, ओके। अभी देख लिए, एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। C3 साइकिल में जो फर्स्ट सबस्ट्रेट होता है, जो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन होता है, राइबोलेस 1,5 बिसफॉस्फेट, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया, यही फर्स्ट सबस्ट्रेट है, ठीक है, रिएक्टेंट है जो कि सबस्ट्रेट कहलाता है, ओके। तो पहला सबस्ट्रेट क्या होगा C3 साइकिल का, वो होगा राइबोलेस 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये याद रखना, ये जो राइबोलेस 1,5 बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, अभी मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस सबसे पहला होता है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। RUBP का कार्बोक्सिलेशन का मतलब RUBP किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने ये तो बताया कि RUBP के साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, RUBP के साथ CO2 तो रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी कोई एंजाइम चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को, ठीक है, याद रखना। रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो आप लोग को पता है कि मोस्ट अबेंडेंट होता है हमारे पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है, पाया जाता है ये, जिसका फुल फॉर्म आप लोग को पता ही क्या होता है, राइबोलेस 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। सी बच रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा कार्बोक्सीजिनेस, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजिनेस, ठीक है। यानी ये बाय फंक्शनल एंजाइम होता है, याद रखना। रूबिस्को कैसा होता है, बाय फंक्शनल एंजाइम होता है, ठीक है। क्यों बाय फंक्शनल कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन भी प्रोसेस करता है और ऑक्सीजनेस का भी प्रोसेस करता है। ऑक्सीजनेस किस में करेगा, PCO साइकिल में करता है, ठीक है, याद रखना। किस में करता है ये, PCO साइकिल में। जब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे तो PCO साइकिल में बता देंगे कि ये ऑक्सीजनेस जो होता है वो PCO साइकिल में करेगा, जिसको C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसी क्या कहते हैं, C2 साइकिल भी कहा जाता है।
बाय फंक्शनल एंजाइम तो रुबिस्को है। अब यहाँ पे एक और काम करेगा ना, देखो ऑक्सीजनेस तो किसमें किया, पीसीओ साइकिल में किया, और एक और किसमें करेगा, कार्बोक्सीजनेस में, जिसमें क्या करेगा, मतलब कार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है। कहाँ पे, C3 साइकिल में। कहाँ पे, C3 साइकिल में। ये याद रखना, जो C3 साइकिल होता है वो हर एक प्लांट में देखने को मिलता है, चाहे वो C2 प्लांट हो, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो कैम प्लांट क्यों ना हो, ओके। सभी में, सभी C2 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, सब में C3 साइकिल देखने को मिलती है, क्योंकि भैया फूड प्रोडक्शन करना है और फूड प्रोडक्शन के लिए C3 साइकिल इज नेसेसरी, ठीक है। चलो अभी जो है हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हाँ, फर्स्ट एंजाइम जो होता है रुबिस्को होता है, जो कि बायफंक्शनल होता है, और ये C3 साइकिल का, ये भी याद रखना, C3 साइकिल का पेस मेकर भी कहलाता है। क्या कहलाएगा, पेस मेकर, ठीक है। जैसे कि हमारे हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए पेस मेकर होता है ना, ओके। उसी तरह इस रिएक्शन को भी, इस रिएक्शन को चालू करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है इसको इनिशिएट करवाने के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तभी जो है, पहले देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनेगा, उसके बाद जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनता है, फिर जाके ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये इनिशिएशन का काम कौन कर रहा है, रुबिस्को कर रहा है, ओके। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी क्या बनता है भैया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, मतलब 3 PGA ही क्या कहलाएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है किसका, C3 साइकिल का, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, C3 साइकिल में। अब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP की ज़रूरत पड़ती है और 2 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये बताइए कि एक ग्लूकोज के लिए फिर कितने ATP की ज़रूरत पड़ेगी और कितने NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी, 18 ATP की ज़रूरत पड़ती है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मतलब कैसे, देखो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, राइट। तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए कितना ATP यूज हो रहा है, 3 ATP और 2 NADPH2, राइट। तो यहाँ पे ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है कि नहीं। जब 6 कार्बन है तो कितने ATP की जरूरत पड़ेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा, देखो 6 3 जा 18, तो टोटल कितने हो गए, 18 ATP यूज हो जाएंगे किसमें, एक ग्लूकोज के लिए, ठीक है। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP का यूज होगा। उसी तरह NADPH2 को भी देखेंगे, 12 NADPH2 लग रहा है ना, तो यहाँ पे एक CO2 के लिए कितने NADPH2 लग रहा है, 2 NADPH2, ठीक है। तो 2 NADPH2 लग रहा है ना, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 2 जा, है ना, 6 2 जा 12, ओके, 12 सॉरी यहाँ पे 12 NADPH2, राइट, ओके। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 2 जा 12 NADPH2, क्लियर। उसी तरह सुक्रोज, देखो ग्लूकोज का डबल क्या हो जाएगा, ऐसा सुक्रोज समझ लो, मतलब सुक्रोज किससे बना होता है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ठीक है। जबकि आप लोग को पता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा ना, तो ये C12H24O12, ठीक है, ओके, C12H24O12। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक कार्बन के लिए 3 ATP, तो 12 कार्बन के लिए कितना होगा, कितने ATP लगेंगे, 12 3 जा 36 ATP, ठीक है। और NADPH2, एक CO2 के लिए कितने NADPH2 चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 12, तो 12 2 जा 24 NADPH2, ठीक है। तो ये हो गए सुक्रोज का, ये हो गए ग्लूकोज का। तो एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP की आवश्यकता होती है और 12 NADPH2 की ज़रूरत होती है। एक सुक्रोज के लिए 36 ATP की ज़रूरत होती है और 24 NADPH2 की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी बात किसकी, C3 प्लांट के लिए, ठीक है। तो अगला पार्ट 4 वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।